इसमें आज आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन से अवगत कराऊंगी और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। और यह क्वेश्चन मैं अति दीर्घ उत्तरी करा रही हूँ, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके इस एक क्वेश्चन को तैयार कर लेने से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि संज्ञानात्मक का क्या अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे का सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। जन्म समय अब यहाँ हम इसे अर्थ समझेंगे, संज्ञान का अर्थ क्या है। तो जन्म समय शिशु में संज्ञानात्मक योग्यता एवं बोध का अभाव होता है, परंतु ज्यों ज्यों उसके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की सीमा विस्तृत होती है, त्यों त्यों उसका ज्ञान जटिल होता जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसमें संज्ञान की जो है योग्यता या जो संज्ञान का गुण है वह नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें संज्ञान की योग्यता में वृद्धि होती जाती है और वह उससे सीखता जाता है। इसका मतलब ये है। आगे, पर्यावरण की वस्तुओं को वह धीरे धीरे समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है। बच्चों में होने वाले ऐसे विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण में जितने सारे वस्तुएं हैं वह देखता है कि यार ये एक वस्तु है तो वो सेम है उसी की तरह है, या कोई चीज़ लंबा है गोल है तो ये तो दोनों समान है, ये लंबा है ये गोल है, इस तरह से वो देखने लगता है। तो उसमें यह उसे अलग करने लगता है कि ये वस्तु उससे अलग है। तो इस तरह की जो विकास होती है बच्चे में उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब हम समझते हैं कि संज्ञान का आशय क्या है। ये तो हम एक बेसिक नॉलेज थी, इसको जान लिए। हम समझेंगे संज्ञान का आशय क्या है। फ्रेंड्स, आप इसको बीएड में एकदम हूबहू ऐसे लिखेंगे, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे याद करें और इसे लिखें, आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। ये संज्ञान का आशय। संज्ञान का क्षेत्र तथा महत्व काफ़ी व्यापक है। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने तथा पर्यावरण के बारे में किस प्रकार का मानसिक मानचित्र निर्माण किया है, मतलब निर्मित किया है। इसका करने का मतलब ये है संज्ञान का कि जो बालक है वह उसके जितने सारे आवरण है, जो जहाँ रहता है उसके आवरण तथा वह स्वयं के बारे में किस प्रकार का मानसिक मानचित्र निर्मित किया, मतलब किस प्रकार का चिंतन किया है और किस प्रकार की उसे समझा है। मानसिक मानचित्र जितना अधिक गहन, तार्किक, वस्तुनिष्ठ, संगठित एवं सूक्ष्म होगा, उसका व्यवहार भी पर्यावरण के प्रति उतना ही उपयुक्त होगा। मतलब जितना वो पर्यावरण के प्रति अपना चित्र क्लियर रखेगा, या कहने का मतलब ये कि जितना वो क्लोज होगा पर्यावरण के प्रति, वह उतना ही पर्यावरण से उसका जो संबंध होगा वह उपयुक्त होगा। नेक्स्ट, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि जैसे उच्च मानसिक क्रियाओं में इसका विशेष महत्व है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति का समायोजन में कठिनाई होती है। यानी जब कोई भी व्यक्ति उसमें अगर संज्ञान या संज्ञानात्मक योग्यता की कमी है तो वह समायोजन नहीं कर सकता। मतलब कि वह एडजस्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट, वो एडजस्ट नहीं कर सकता है। वो उसे एडजस्ट करने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन ये जो क्षमता होती है संज्ञानात्मक विकास की, यह क्षमता जो है आयु एवं शिक्षा एवं पूर्वानुमान आदि में वृद्धि से बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, या जो उसके पूर्व अनुभव होते हैं, जैसे जैसे इसमें वृद्धि होती है तो संज्ञानात्मक विकास में भी वृद्धि होती है। हम जैसे हम नोटबुक में लिख सकते हैं कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक योग्यता एक अर्जित योग्यता है। बालक के सामाजिकरण के साथ साथ संज्ञान योग्यता का भी विकास होता है। कहने का मतलब है कि जो संज्ञानात्मक है विकास है, इसको हम पास अर्जित कर सकते हैं, इसे हम सीख सकते हैं, यह जन्मजात नहीं होती है। और हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी परिभाषा क्या, जो भी वैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, उन्होंने क्या परिभाषा दी है उसको हम देखेंगे।
सबसे पहले तो स्टार्ट ने 1975 में लिखा है कि समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने एवं बाह्य पर्यावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से व्यवहार करने की योग्यता ही संज्ञान है। मतलब समझ एवं प्रभाविकता मतलब कोई भी काम को तो समझ समझ सोच समझ के करे, और वो जो कार्य हो एकदम प्रभावपूर्ण हो। ये नहीं कि बिना सोच समझे कर दिए और कर दिए तो उसे कोई प्रभाव ही ना हो। उसमें जो भी वो कार्य कर रहा है उसको सोच समझ के करे और वो प्रभाव हो, उसका कुछ ना कुछ उसका प्रभाव हो। और प्रभाव तो हो ही, साथ ही साथ जो बाह्य पर्यावरण है मतलब जो रह रहा है उसके चारों जितने सारे आवरण है तो उससे उसका सुविधाजनक ढंग व्यवहार होना चाहिए। जो उसकी यह योग्यता है वही संज्ञान कहलाती है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है शेफर एवं कीप के मतानुसार संज्ञान विकास का असर बच्चों में समय के साथ होने वाली मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन से है, जैसे अवधान केंद्रण, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मरण तथा अधिगम इत्यादि। इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी बात भी सही है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी मानसिक योग्यता में तो वृद्धि होती ही है, क्योंकि छोटे बच्चे की जो मानसिकता है या फिर जो सोच है और जो बड़े बच्चे की सोच है उसमें अंतर तो होता ही है। तो इसमें जो ये अंतर है इसी को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। शेफर के अनुसार इन्होंने ये बताया है। इस प्रकार इसको पूरा कंक्लूजन है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि संज्ञान एक वे प्रकार की जटिल मानसिक योग्यता है। इस योग्यता की विकास की प्रक्रिया जन्मोपरांत प्रारंभ होती है, मतलब कि जब बालक जन्म लेता है तभी से उसकी जो संज्ञान की जो विशेषता है या योग्यता है वो प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। इस योग्यता का उपयोग करके बालक अपने पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है। संज्ञान की विशेषता को समझेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता है, क्वालिफिकेशन क्या है। संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया मतलब संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विकास होता चला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति या बच्चा जो है उसकी आयु में वृद्धि होती है तो वैसे वैसे इस संज्ञान में भी विकास होता रहता है। और संज्ञान एक अद्वितीय योग्यता है। हाँ सही बात है, संज्ञान एक अद्वितीय योग्यता है। इसको हम अर्जित कर सकते हैं, जन्मजात नहीं होती है। संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति, पूर्वानुभाव का योगदान होता है। बच्चों का संज्ञान सरल एवं जटिल होता है। संज्ञान की प्रक्रिया अव्यक्त होती है। बाहर से इसका प्रेक्षण संभव नहीं होता है क्योंकि यह प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर होती है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात कहने का ये मतलब कि जो संज्ञानात्मक है वो स्थिर न होकर यह परिवर्तनशील है। व्यक्ति की सक्षमता भी संज्ञानात्मक योग्यता को प्रभावित करती है, चूँकि सक्षमता समायोजन स्थापित करने में सहायक होती है, अतः यह संज्ञान का प्रमुख निर्धारक है। संज्ञान विकास में तार्किक चिंतन का विशेष महत्व है, मतलब जो तर्क वितर्क है इसे रीजनेबल बोल सकते हैं। इसमें वृद्धि होने पर संज्ञानात्मक विकास में भी वृद्धि होती है, जैसे मैथमेटिकल है, रीजनेबल है बोल सकते हैं। इसमें अंतर्गत का गोचर प्रदर्शित होता है, मतलब इसमें ट्रांसफर की योग्यता जो होती है इसमें होती है। संज्ञानात्मक विकास का पियाजे का सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने क्या सिद्धांत है, पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया है उसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। इसे अच्छे समझेंगे तो कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगे। 1960 से पहले किसी भी महान मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, लेकिन 1920 में ही पियाजे ने इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1960 से पहले तो कोई किया नहीं था पियाजे के नाम, लेकिन 1920 में पियाजे ने इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मतलब जो पियाजे 1920 में तो कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको जो सफलता मिली वो 1960 के बाद ही मिली। और यह सफलता 1960 के बाद मिली, लेकिन यह जो सफलता मिली वो जॉन फ्लावेन के कारण मिली। उन्होंने इनका जो विकासात्मक सिद्धांत था वो प्रकाशित किया 1963 में। पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो कुछ प्रस्तुत किया वह बालकों के व्यवहार के प्रत्यक्ष प्रेक्षण पर आधारित
था। पियाजे का निष्कर्ष अपने ही 3 बच्चों के समय-समय पर हुए संज्ञानात्मक विकास पर आधारित था, अर्थात जो भी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित बताया सिद्धांत वह अपने बच्चों पे उसको आधारित था। संरचना एवं प्रक्रियात्मक सिद्धांत जो पियाजे का ही सिद्धांत है, इसे हम बिंदुवत समझेंगे क्योंकि अगर हम एग्जाम में बिंदुवत लिखते हैं तो हमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट है, पियाजे के सिद्धांत में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रिया के साथ अनुभवों की अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। यह कहने का मतलब ये है कि जो पियाजे ने सिद्धांत दिया कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो व्यक्ति की जन्मजात संरचना, मतलब जब उसका जन्म हुआ तो उसकी संरचना कैसी है और संरचना कैसी है और ये भी साथ साथ उसकी जो क्रिया है वह कैसी है, तो वही अनुभव की अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना के लिए रूपरेखा ढांचा शब्द का प्रयोग किया है, मतलब जो पियाजे हैं जो संज्ञानात्मक विकास के लिए रूपरेखा या ढांचा शब्द का प्रयोग किया। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, पियाजे के अनुसार कुछ संज्ञानात्मक संरचना जन्मजात होती है परंतु वे संरचना महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए बच्चों में दूध पीने चूसने की विशेषता जन्म से ही पाई जाती है, परंतु नवजात शिशु की तुलना में बड़े बच्चे के दूध पीने की या चूसने की व्यवहार में प्रदर्शित होने वाला परिवर्तन उनकी जन्मजात योग्यता एवं अनुभव द्वारा निर्देशित व निर्देशित होता है, इसलिए वह अधिक जटिल होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा, दोनों में जो तुलना करेंगे तो जो दूध चूसने की प्रवृत्ति होती है वह छोटे बच्चे में अलग और बड़े बच्चे में अलग होगी। तो वही हमने ये बताया है, या क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसकी योग्यता जन्म से ही होती है, इसका परिवर्तन होता है। दूध चूसने के पहले, चूसने के समय या बाद अनेक प्रकार के नवीन परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, मतलब जो चूसता है उसमें की मानसिकता अलग, चूसते समय उसकी मानसिकता अलग, जो चूस लेता है उसके बाद उसकी मानसिकता अलग होती है। नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे के अनुसार संरचनात्मक सिद्धांत के अलावा प्रक्रियात्मक सिद्धांत भी हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को संगठित करते हैं, जो कि निम्न है। पहला संगठन, दूसरा है अनुकूलन। पहले हम संगठन को समझेंगे, संगठन के बारे में इन्होंने क्या बताया। तो पियाजे का कहना है कि संगठनात्मक योग्यता तात्पर्य ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा भौतिक या मनोवैज्ञानिक संरचना को अधिक जटिल बनाया जाता है। आयु व योग्यता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संगठन की योग्यता में वृद्धि होती है। सही बात है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे जो संगठन की योग्यता इसमें वृद्धि होती है, क्योंकि वो मैच्योरिटी बढ़ती है। इसीलिए जैसे छोटे बच्चों को दूध चूसने के उपरांत जो अनुभव होता है वह उसका उपयोग करके अपने व्यवहार को अधिक आकर्षक व मनोरंजक बना लेता है। यदि सूचनाओं ज्ञानों व अनुभवों को संगठित करने की योग्यता न हो तो छोटे बच्चों बड़े बच्चों के व्यवहार में कोई अंतर ही नहीं दिखाई पड़ेगा। सही बात है। अब इसका सेकंड पॉइंट है अनुकूलन। पियाजे द्वारा प्रस्तावित दूसरा प्रक्रियात्मक सिद्धांत अनुकूलन है या समायोजन में सहायता पहुंचाता है, मतलब कि जो योजना बनाते हैं ना वह अनुकूलन के अंतर्गत आता है। अगर अनुकूलन की विशेषता नहीं होगी बच्चे में तो वह योजना नहीं बना सकता है, उसमें कठिनाई होगी योजना बनाते समय। अब अनुकूलन में भी दो प्रकार उन्होंने बताए हैं पियाजे ने, इसमें पहला है आत्मसातन और दूसरा समंजन। आत्मसातन क्या होता है हम देखेंगे, जब बच्चों को नया अनुभव होता है तो वह उसे पूर्वानुभवों से संबंध करता है, मतलब कि जब ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई चीज़ जिसको बच्चे ने पहले कभी देखा ही नहीं हो, लेकिन अगर उससे वह देखता है तो वह ये सोचेगा कि यह जो वस्तु है मैंने सेम ऐसा पहले यह इसी तरह लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ऐसा बोलता है कि तो उसी की तरह लग रहा है।
जैसे भी कोई आदमी सब जो मान लो कायदे से होता है बच्चे भाइयों ने देखा नहीं है और उसको बना दे तो वो समझे कि चिड़िया है, क्योंकि वो चिड़िया तो भाई देखा ही होगा, नेचुरल है। दूसरा समंजन, यह आत्मसातन की पूरक प्रक्रिया है, मतलब जो आत्मसातन है उसकी पूरक है, दोनों साथ साथ चलते हैं, कहने का मतलब। इस कारण व्यक्ति पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ साथ संयोजन स्थापित करता है, विसंगति को दूर करता है। उस पहले आत्मसातन में क्या था, इसमें था कि बच्चा जो है संयोजन करता है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा आसान को पर्यावरण के साथ अपने आप को ढालता है और जो भी विसंगति है उसको दूर करता है समंजन में। पियाजे के अनुसार सभी बालकों में प्रक्रियात्मक सिद्धांत पाए जाते हैं तथा जीवन की पूरी अवधि में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। मुझे कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता तब तक उसमें प्रक्रियात्मक सिद्धांत की जो है योग्यता पाई जाती है और यह जीवन की पूरी अवधि बस इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। फ्रेंड अब तो ये एक क्वेश्चन सा पूरा हो गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और और आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और बीएड में जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें यह क्वेश्चन हर साल पूछा है, इसलिए आप इसको तैयार कर लें और इसे याद कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगी तो मुझे बताएं कि क्या कमी है, मैं इसे सुधारूँगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।